हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने एसयू की सॉल्यूशन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे 2020 के। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के कंप्लीट सॉल्यूशंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग रियल एनालिसिस के सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं और इस एसयू के 2017 से लेकर 2020 के सभी पेपर को हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया है, एग्जाम पैटर्न को समझ लिया है और किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जा रहा है पेपर में वो भी समझ लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसयू का कोई भी डेफिनेट सिलेबस नहीं है, तो पेपर एनालिसिस ही एकमात्र ऐसी चीज़ बचती है जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस टॉपिक पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने वो पेपर एनालिसिस की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। ठीक है, और बी एच यू एम एस सी एंट्रेंस और डी यू एम एस सी एंट्रेंस और साओ के भी हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं, तो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट वाइज लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक ज़रूर आते रहें। क्वेश्चन है पार्ट ए का पहला। लेट S3 बी अ परम्यूटेशन ग्रुप ऑन 3 symbols, then the group S3 cross Z by 2Z is isomorphic to the diagonal group with 12 elements D12, the alternating group A4, the cyclic group of order Z by 12Z, यहाँ Z by 2Z क्रॉस Z by 2Z क्रॉस Z by 3Z है ना। तो ये ग्रुप पूछ रहा है कि किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो इसको करने के दो ही तरीके हैं। यहाँ तो आप आइसोमॉर्फिज्म दिखा दो हर ग्रुप में तो आप बोल सकते हो, है ना। वो काम है थोड़ा टफ। अपन क्या करेंगे कि अगर कोई दो ग्रुप की मतलब इस ग्रुप की प्रॉपर्टी इससे नहीं मिल रही है तो आप कह सकते हो कि ये ग्रुप इसका आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। मतलब प्रॉपर्टी ना मिलना कि मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के एलिमेंट इसमें चार मान लो जैसे हुए, इसमें दो आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो इसी तरीके से अपन कुछ क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, है ना। तो जैसे पहले अपन S3 क्रॉस Z by 2Z को देख लेते हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आराम से समझना। S3 क्रॉस Z by 2Z है। अब आप जानते हो Z by MZ टाइप का ग्रुप ZM के आइसोमॉर्फिक होता है, यानी कि Z by 2Z टाइप का ग्रुप Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। आगे समझ में। तो इस ग्रुप के लिए मैं एक इक्विवेलेंट ग्रुप बना रहा हूँ। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब ये कि S3 क्रॉस अगर Z2 ले लूँगा, क्योंकि Z2 आइसोमॉर्फिक काय के है Z by 2Z के हैं, तो इधर मैं Z2 रख सकता हूँ। तो जो प्रॉपर्टी इस ग्रुप के लिए होने वाली है वही इसी की होगी। ठीक है, S3 का स्ट्रक्चर आपको पता ही होता है, दो ऑर्डर के तीन एलिमेंट मिलते हैं, तीन ऑर्डर के दो एलिमेंट मिलते हैं। क्लियर। और Z2 का स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा, 0 और 1 आता है और ग्रुप का ऑर्डर होता है कितना, 2। अच्छा, अब देखना कि क्या है, अपन देखेंगे कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स इसमें मिल सकते हैं, किस किस ऑर्डर के इसमें एलिमेंट मिल सकते हैं। तो देखो S3 लिख लिया मैंने, Z2 लिख लिया। ठीक है, ये 1 2 3 क्या लिखे हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S3। 1 ऑर्डर का मिल जाएगा, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। और Z2 में कौन कौन से ऑर्डर के मिल जाएगा, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, है ना। अब आप जानते हो कि अगर जैसे दो ग्रुप मतलब उसमें होते हैं काय में, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऐसे लिखे होते हैं, तो एलिमेंट का ऑर्डर कैसे लिखते हो, ऑर्डर ऑफ ए बी, अगर आप इस टाइप का ही तो एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में, तो एलसीएम ले लेते हो ए का, ए के ऑर्डर का और बी के ऑर्डर का। तो इसीलिए इस तरीके से अपन लिख देंगे, ये 1 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। देखो 1 ऑर्डर का एलिमेंट 1 ऑर्डर के साथ हो सकता है, 1 ऑर्डर का एलिमेंट 2 के साथ हो सकता है, ऐसे ऐसे इसके एलिमेंट मिलेंगे अपन को। तो अपन क्या करते हैं, जैसे 6 ऑर्डर का एलिमेंट लेके चले, अभी आपको समझ में आएगा कि 6 ऑर्डर का ही मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, पूरे डिस्कशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसे मान लो कि 6 ऑर्डर का एलिमेंट मुझे चाहिए, तो मतलब ऐसे किन दो नंबर का मैं एलसीएम लूँ कि मुझे 6 मिल जाए, वो पक्का है। 2 और 3 ऐसे दो नंबर है जिनका एलसीएम लेने पे अपन को 6 मिलेगा। तो देखो 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, 3 ऑर्डर का ये एलिमेंट इसमें मिल जाएगा और 2 ऑर्डर का इसमें मिल जाएगा। तो 3 2 टाइप का अपन जो एलिमेंट लेंगे उससे आपको 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिल सकता है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 6 आ जाना है। अब 6 ऑर्डर के कितने मिलेंगे वो अपन इस ऑर्डर पेयर से डिसाइड करेंगे। आगे समझ में। ये 3 2 कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 3 ये दिखा रहा है कि ये 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट आपने S3 से लिया है और 2 ऑर्डर का एलिमेंट आपने Z2 से लिया है। ठीक है, तो ये इस टाइप का एलिमेंट है। तो आप देखो जानते हो S3 क्रॉस Z2 है, 3 वाला एलिमेंट S3 में मिलेगा, 2 ऑर्डर वाला Z2 में मिलेगा, है ना। और 3 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। Z2 टाइप Z2 में 2 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 2 इंटू 1, मतलब जितने इसमें इतने इसमें मिलेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो 2 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, मतलब
6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2 मिलेंगे, किसमें, S3 क्रॉस Z2 टाइप के ग्रुप में। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि S3 क्रॉस Z/2Z में भी कितने मिलेंगे, 6 ऑर्डर के 2 ही एलिमेंट मिलेंगे। अब क्या करेंगे, इसी डिस्कशन को लेते हुए अपन बाकी सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी सारे ऑप्शन में अपन क्या कर लेंगे, 6 ऑर्डर के एलिमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर किसी में सेम आ रहे हैं तो अपन कह सकते हैं भी कि वो पॉसिबल होगा, और अगर किसी में 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो पक्का है कि वो ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होने वाला है। आगे समझ में। तो अब आप जानते हो कि देखो अपन ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। अपना ऑप्शन बी है, A4 दिया है आई थिंक। हाँ, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप 4 के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ऑर्डर 6 का, ना ही वो कोई 6 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाता है। आगे समझ में। तो इसमें जब 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल ही नहीं रहा तो पक्का है कि गिवन ग्रुप के तो आइसोमॉर्फिक होगा ही नहीं। ये जो ग्रुप है ये गिवन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, तो मतलब अब अपना बी वाला गलत हो गया, तो ये इसमें तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, डायहेड्रल ग्रुप D12। इसमें भी थोड़ा सा वो था, क्या मतलब ये कह सकते हो थोड़ा अलग था, नोटेशन सिंबल अलग है। तो इसमें क्या है देखो मैं बताता हूँ कि D12 दिया है आपको, है ना। आप जानते हो अपन DN ग्रुप पढ़ते हैं तो उसका ऑर्डर क्या पढ़ते हैं, 2 × N पढ़ते हैं। अब उन्होंने लिख क्या दिया है, D12 हैज 12 एलिमेंट। तो आप इसको D12 मत समझना, एक्चुअली जो अपन D6 पढ़ते हैं वही वाला ग्रुप है, उसका ऑर्डर 12 होता है। तो फायदा ये कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस ग्रुप में कितने थे, 12 एलिमेंट थे, इसीलिए ये कंफ्यूजन थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया अपना। तो एक्चुअली वो उन्होंने क्या कर दिया, जो अपन DN से डिनोट करते थे उन्होंने उसको D2N से डिनोट कर दिया बस। तो मतलब एक्चुअली अपन D6 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऑप्शन में ये बोला कि अपन D6 में निकाल लेंगे 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अब आप जानते हो कि D6 का स्ट्रक्चर ये होता है, अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा की पावर 6 आइडेंटिटी, बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 5। अब आप जानते हो कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट ही मिलते हैं, ये किसमें, रिफ्लेक्शन में। और 2 ऑर्डर के अलावा वाले किसमें मिलते हैं, ये रोटेशन वाले में। और ये वाला जो ग्रुप है Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, आपको ही पता है। अगर D6 है तो ये वाला जो ग्रुप है रोटेशन वाले एलिमेंट्स का, वो Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब अगर मुझे 6 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं एक 6 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ये निकाल रहा हूँ। आगे समझ में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विल बी व्हाट, 5n। n ऑर्डर के आपको निकालने होते तो 5 6 कर देना, 5 6 करोगे तो आ गया 2। तो आपको ये समझ में आ गया कि D6 वाले ग्रुप में 6 ऑर्डर के 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, है ना। और जो अभी अपन ने ग्रुप देखा ऊपर उसमें भी ये पॉइंट मैच कर रहा है। तो ये अभी एक पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है। अभी अपन और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अगर उसमें डिस्कार्ड हो जाते हैं सारे तो बचा ये, तो ये ट्रू हो जाएगा अपना, है ना। तो बस अब अपन ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दे रहा है देखो, द साइक्लिक ग्रुप ऑफ Z/12Z क्या इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप देखोगे कि क्या, मैं ऑप्शन सी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो Z/12Z है, तो ये अभी देखो ना सेम पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने क्या बताया था ऊपर, Z/MZ टाइप का ग्रुप ZM के आइसोमॉर्फिक होता है सबसे पहले। तो Z/12Z का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z12 के हो गया। तो अगर ये ग्रुप Z12 के आइसोमॉर्फिक है तो पक्का है कि ये ग्रुप तो साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसमें एक 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें एक 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। पर आप जानते हो कि अगर आपको 12 ऑर्डर का एलिमेंट इस ग्रुप में चाहिए, किसमें, S3 क्रॉस Z2 में, तो 12 आप कैसे बनाओगे, एलसीएम लेते हो। मतलब किस 12 कब आएगा एलसीएम, या तो 12 और 1 लो या फिर आप 4 और 3 लो। अब आप 4 और 3 लोगे तो देखो ना तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें मिलेगा आपको, ना ही 4 ऑर्डर का एलिमेंट आपको इसमें मिलने वाला है, में S3 में। तो 4,3 टाइप का एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं। एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट और 3 ऑर्डर का एलिमेंट का एलसीएम लेने पर आपको 12 मिलता, पर 4 ऑर्डर का तो S3 में कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो पक्का ये तो आइसोमॉर्फिक होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 12 ऑर्डर का मिल रहा है और इसमें 12 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी अपन से कह रहा है कि Z2/2Z क्रॉस Z/3Z के आइसोमॉर्फिक होगा। तो उसमें अपन देख लेते हैं कि कैसे होगा अगर, तो देखो Z/2Z ये है, तो ये आइसोमॉर्फिक क्या हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z3 के। अब आप जानते हो Z2 में 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर का मिलेगा, इसमें भी 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, और Z3 में 1 ऑर्डर 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, है ना। अब अपन वही वाला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, क्या इसमें 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो उससे अपन को पता लग जाएगा। देखो
सिक्स ऑर्डर के लिए आप क्या बना सकते हो, एक ऑर्डर पेयर 1 2 3 इन ऑर्डर के एलिमेंट्स का पेयर बना सकते हो, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। एक ये भी पॉसिबल है क्या, 2 2 3, ये वाला मेन था है ना। तो अब आप जब इससे कैलकुलेट करोगे तो देखना, वन ऑर्डर का जेड टू में कितना होगा, एक, टू ऑर्डर का जेड टू में कितना होगा, एक, थ्री ऑर्डर का जेड थ्री में कितने होते हैं, दो। तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, टू। इस वाले टाइप के एलिमेंट कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे आपको इस वाले ग्रुप में, ठीक है। और इस टाइप के कितने मिलेंगे, देखो टू ऑर्डर के जेड टू में कितने होता है, एक, टू ऑर्डर का जेड टू में कितना होता है, एक, थ्री ऑर्डर का जेड थ्री में कितना होता है, दो। तो टोटल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये कितना आ गया, दो। मतलब इस टाइप की जो इस इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा जिन एलिमेंट्स का, एक टू ऑर्डर का होगा, फिर दूसरा भी एलिमेंट टू ऑर्डर का, और तीसरा एलिमेंट थर्ड ऑर्डर का होगा, तो वो कितने हो गए, दो हो गए। तो आपको ये समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 क्या हो गए, 2 + 2 4, ठीक है। और जो अभी अपन ने ग्रुप निकाला था उसमें 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आ रहे थे, 2 ही आ रहे थे, इसमें कितने आ गए, 4 आ गए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आ गए, 4 शो कर दिए अपन ने, तो ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। और बचा फिर अपना ऑप्शन ए, उसमें अपन ने क्लियरली शो कर दिया था क्या, डाईहेड्रल ग्रुप 6 में कितने होंगे, 6 ऑर्डर के 2 ही एलिमेंट आ रहे थे। तो इस वजह से अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो ये नोटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि आप इसको D12 नहीं मानना, उन्होंने क्लियरली लिखा है 12 एलिमेंट्स D12, अपन वैसे D6 पढ़ते हैं, तो वो भी मैंने चीज उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर दी है पूरी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। तो ये क्वेश्चन है 16 नंबर का, पार्ट ए से, हाउ मैनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम Z5 to Z10, ठीक है। तो इस तरह के अगर ग्रुप दिए रहते हैं ना, ये Zn टाइप का ग्रुप, और उसमें होमोमॉर्फिज्म निकालनी है आपको, तो इसका तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, मान सकते हो उसको। Zn से लेकर Zm में अगर आपको नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो GCD ले लेना n का और m का, जो GCD आ जाएगा वही नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। अब Z5 से लेकर Z10 में पूछ रहा है, तो 5 और 10 का GCD ले लो, तो 5 और 10 का GCD क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, Z5 से लेकर Z10 में 5 हो जाएंगी। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और अपन क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काम आ जाते हैं ना, BHU में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना, आई थिंक। तो देखो, अगर इस तरह का दिया है Zm क्रॉस Zn से लेकर Z के टाइप ग्रुप में आपको नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, तो क्या कर देना, GCD ले लेना m का k का और n का k का ले लेना, और दोनों GCD को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले सकते हो, Z2 क्रॉस Z3 से लेकर Z6 में अगर आपको निकालनी है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो देखो 2 का GCD 6 के साथ और 3 का GCD 6 के साथ, दोनों GCD का मल्टीप्लाई, तो 2 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ, 2 और 6 का GCD आ गया 2, और 3 और 6 का GCD आ गया 3, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही एक जनरल रिजल्ट ये भी देख सकते हो, Zm क्रॉस Zn से लेकर Zp क्रॉस Zq टाइप ग्रुप में अगर नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी है तो क्या करना, देखो m का GCD p से, m का GCD q से, ठीक है, n का GCD p से और n का GCD q से, आगे समझ में, ये वही मैंने लिख दिया है। तो एग्जांपल इसके लिए भी देख लो, Z2 क्रॉस Z3 से लेकर Z4 क्रॉस Z3 में निकालना है, तो 2 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से और 2 का 3 से, ठीक है, 3 का 4 से और 3 का 3 से, तो 3 का 4 से और 3 का 3 से सारे GCD निकाल लिए। ये आ गया 2, इसका आ गया 1, इसका आ गया 1 और इसका तो 3 आ ही जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करा दो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये फॉर्मूला भी देख लेना, ये भी काफ़ी काम आ जाते हैं, स्पेशली BHU की मैं बात करूँ तो उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेट H and K be two subgroups of a finite group G. Which of the following statement is are correct? तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। HK is always a subgroup of G if H is normal and K is not normal, then only HK is a subgroup of G. HK need not to be a subgroup of G. HK is a subgroup of G if H is normal subgroup of G. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे ये, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो देखना फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये बोल रहा है कि एच के इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, और थर्ड बोला कि एच के नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर आप एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो जिसमें कि एच के सब ग्रुप नहीं है जी का, तो ये थर्ड वाला तो करेक्ट हो जाएगा,
और ये वाला फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपने एक ऐसा एग्जांपल दिखा दिया जो कि सब ग्रुप नहीं है, तो ऑलवेज वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अपन वही करेंगे इसमें क्या कि देखो, जैसे मैं सपोज मान लो S3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब H1 जो है सब ग्रुप, जैसे मान लो ये आपका 1 2 है, 1 2 जनरेटर है, Z2 टाइप का सब ग्रुप आपको मिल जाता है क्योंकि देखो 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट हैं ये S3 में, है ना। तो इसको H मान लो आइडेंटिटी 1 2 और K को मान लो आइडेंटिटी 1 3, ये परम्यूटेशन हो गई। तो H के आप कैसे डिफाइन करते हो, H को ऑपरेट करती हो K पे जहाँ H कैपिटल H पे बिलोंग करता है और स्मॉल के कैपिटल K को बिलोंग करता है। तो कैसे करेंगे अपन, देखना, एक H का एलिमेंट लेंगे और पूरे सेट पे ऑपरेट कराएंगे, फिर दूसरा H का एलिमेंट लेंगे फिर K पे ऑपरेट कराएंगे। तो देखना, E को E पे ऑपरेट कराना, फिर E को 1 3 पे, तो ये लिख दिया मैंने। फिर 1 2 को E पे ऑपरेट कराना, फिर 1 2 को 1 3 पे, तो 1 2 को E पे ऑपरेट करा दिया, 1 2 को 1 3 पे। सॉल्व करोगे तो ये तो आइडेंटिटी, ये 1 3, ये 1 2 ही आ जाएगा, और इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई करा के तो 1 3 2 आ जाएगी। तो आपने क्या पाया कि ये H के जो भी सेट बन रहा है, चलो मान लो कि सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप है तो लग्रांजेस थ्योरम तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको सब ग्रुप मान के चल रहा हूँ तो लग्रांजेस थ्योरम तो सेटिस्फाई करेगा। अब आपने पाया कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया, 4, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया, 4 आ गया, और S3 का ऑर्डर क्या है, 6। क्या 4 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, है ना। 4 6 को इंटीजर मल्टीपल में डिवाइड नहीं करेगा। तो सीधी बात है कि ये जो H के आपने सेट बनाया ये सब ग्रुप नहीं हुआ, तो सीधी बात है H के नीड नॉट टू बी ए सब ग्रुप। तो आपने एक ऐसा एग्जांपल शो कर दिया जिसमें H के ज़रूरी नहीं कि सब ग्रुप हो, तो C तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और मतलब C क्यों, सॉरी स्टेटमेंट थर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी C नहीं होगा, स्टेटमेंट थर्ड है यहाँ पे, है ना। तो स्टेटमेंट थर्ड तो ट्रू हो गया और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। अभी अपन सेकंड को बाद में डिस्कस करेंगे, फोर्थ पर आते हैं। H के इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, है ना। तो देखो ये जो D है ना, ये भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू होगा। ये एक थ्योरम होती है क्या, अगर H कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, K कोई भी सब ग्रुप है, देन HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो इसमें आपको शो नहीं करना पड़ेगा कि H के बराबर KH है। अगर आपके पास एक H नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया और K कोई भी अदर सब ग्रुप है, तो H के पक्का है सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप G का। ठीक है, और एक और थ्योरम होती है इसी में, क्या एजप्शन यही रहेगा कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है और K सब ग्रुप है, तो ये जो H सब ग्रुप है ये नॉर्मल हो जाता है H के सब ग्रुप में। आगे समझ में, तो मतलब H वैसे नॉर्मल तो आप G में भी मान रहे हो, तो और H नॉर्मल हो जाएगा H के वाले सब ग्रुप में भी। ठीक, तो ये दो थ्योरम थी, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो थर्ड और फोर्थ अपन ने ट्रू दिखा दिए, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। क्या दे रहा है, इफ H इज नॉर्मल एंड K इज नॉट नॉर्मल, मतलब H को तो नॉर्मल मान के चल रहा है सब ग्रुप, K को बोल रहा है कि नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तब ये बोल रहा है कि देन ओनली HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। मतलब ये बोल रहा है कि क्या सिर्फ HK ही सब ग्रुप बनेगा G का, तो वो अपन देख लेते हैं। इसको अपन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, है ना। ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो आराम से समझना कि कैसे मैंने इसको करा। देखो इसमें दे रहा है क्वेश्चन में कि H तो है नॉर्मल सब ग्रुप, K बोल रहा है कि नॉर्मल नहीं है। K अगर नॉर्मल नहीं है तो सीधी बात है K आइडेंटिटी नहीं हो सकता, K G ग्रुप के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ग्रुप G में क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो K के लिए तो आपको चॉइस समझ में आ गई, इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी और द ग्रुप G इटसेल्फ, है ना। तो ये अपन ने सब ग्रुप्स मान लिए। अब जैसे अपन मान के चल रहे हैं कि H के इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ G, चलो मान लिया कि H के ओनली सब ग्रुप है G का, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये कब होल्ड करेगा। ये आपको सब ग्रुप दिया है गिवन इन्फॉर्मेशन में, ये आपको दिया कि ये नॉर्मल नहीं है, तो अगर मैं इसको ओनली सब ग्रुप कह रहा हूँ कि ये ओनली सब ग्रुप है, तो सीधी बात है ये इन दोनों के तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब H के बराबर KH और K बराबर H हो जाए। ये तभी तो होल्ड करेगा कि यूनिक सब ग्रुप कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये तीनों सब ग्रुप आपस में बराबर हो जाएं। तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि K को बराबर होना पड़ेगा H से, और ये हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई करा कि भाई H तो नॉर्मल है और K नॉर्मल है नहीं है। तो आप एक नॉर्मल सब ग्रुप को बराबर करा रहे हो एक ऐसे ग्रुप से जो कि नॉर्मल है ही नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया कि
एच के इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ जी, कब, जब एच को आप नॉर्मल लेके चल रहे हो और के को नॉर्मल नहीं ले रहे हो। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और थर्ड और फोर्थ अपने क्या हो गए, ट्रू स्टेटमेंट, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है पार्ट बी का। एन अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, अ ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, Z2 क्रॉस Z2 इज साइक्लिक, ठीक है। तो पूछ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है अपन से, ठीक है। तो सेकंड थर्ड देखो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है ना। तो पहला अपन देख लेते हैं, एन अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, क्या हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होता है, नहीं। काउंटर एग्जांपल आप ले सकते हो इसको गलत करने के लिए, क्या के फॉर ग्रुप ले लेना, के फॉर ग्रुप अबेलियन होता है पर साइक्लिक नहीं होता, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब अगला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हाँ ट्रू है कि हर ग्रुप जो कि प्राइम ऑर्डर का होगा वो साइक्लिक तो होगा ही होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। थर्ड की बात करते हैं, अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, हाँ ये भी ट्रू है, ठीक है, कि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, जो कि इसमें ही पूछ रहा था फर्स्ट वाले में, है ना, इसीलिए फर्स्ट गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड तो करेक्ट हो गए, अब ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट और फोर्थ दे रहा है, ये भी नहीं होगा, सेकंड थर्ड ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें फोर्थ भी दे रहा है, तो फोर्थ को अपन वेरीफाई कर लेते हैं। Z2 क्रॉस Z2 इज साइक्लिक, तो देखो इस तरह के ग्रुप साइक्लिक कब होते हैं, इसकी एक थ्योरम होती है, वो भी अपन समझ लेते हैं। क्या होती है कि ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस ZM3 डॉट 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 का मतलब ये क्रॉस में चल रहे हैं, और भी ग्रुप होंगे, ZK इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ MI MJ इज वन फॉर ईच, देखो ईच लगा है, इसका मीनिंग बताता हूँ मैं, I और J, मतलब आप कोई भी दो पेयर ले लेना M1 और M2 के, MI MJ कोई भी दो पेयर ले लेना इन नंबर का, हर एक पेयर जो आप चूज कर रहे हो ये इंटीजर्स का, उनका GCD अगर 1 आता है तो पक्का है ये वाला ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। अगर ऐसा मान लो कि M1 M2 का तो GCD 1 आ रहा था, लेकिन M1 M3 का GCD 1 नहीं आ रहा था, तब ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे देख लो Z2 क्रॉस Z2 है, तो आप M1 इसको ले लेना 2 और M2 को मान लेना 2, तो GCD आप लोगे 2, 2 तो क्या गया 2, जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो ये क्लियर है कि Z2 क्रॉस Z2 साइक्लिक नहीं होगा, लेकिन ये ग्रुप अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि अबेलियन के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर G1 G2 ग्रुप अबेलियन है तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला जो अपन ग्रुप बनाएंगे G1 क्रॉस G2 वो भी अबेलियन होगा, तो ये ग्रुप अबेलियन तो हो जाएगा पर साइक्लिक नहीं होगा, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फोर्थ अगर फॉल्स हो गया तो सीधी बात है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। In this question, S4 is a symmetric group on 4 letters and A3 is the alternating group. Let D8 equal to RS, ठीक है, ये जनरेटेड का साइन है, ये जो ब्रैकेट लगा है, ठीक है, R की पावर 4 S स्क्वायर, ये आपको क्लियर है। बी द डायहेड्रल ग्रुप विथ 8 एलिमेंट्स, तो अपन जो पढ़ते हैं वो D4 को पढ़ते हैं ना, और उसका ऑर्डर 8 होता है, तो इन्होंने क्या करा है, D2N वाला नोटेशन लिया है, तो वो चीज़ मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दी थी क्वेश्चन में, है ना, तो ये तो अपन को क्लियर है। अभी A3 S4 ये है, तो पूछ क्या रहा है, वी से दैट द पेयर इज मैच्ड, हम कहेंगे कि पेयर मैच्ड है इफ द मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप लिस्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम्स इक्वल टू अ नंबर इन द राइट हैंड कॉलम, ठीक है। ये भी अपन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका पूरा मीनिंग क्या है। विच ऑफ द पेयर्स आर मैच्ड, ठीक है, तो ये मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर पूछ रहा है, मतलब आप क्या कर लो, एक ग्रुप निकाल लो, उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स निकाल लो, तो आप ये समझ जाओगे कि मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर्स मतलब मिनिमम कितने जनरेटर रिक्वायर्ड है एक ग्रुप को जनरेट करने के लिए, आ गया समझ में, तो वो पूछ रहा है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर ग्रुप में एक ही जनरेटर हो, एक से ज्यादा भी जनरेटर हो जाते हैं, कई बार ग्रुप साइक्लिक होता है तब हो जाता है ना, तो बस अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं, अपन को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट दे रहा है A3, ठीक है, तो फर्स्ट वाले की अपन बात कर लेते हैं A3। आप जानते हो A3 नॉर्मल होता है S3 में और A3 का ऑर्डर होता है 3, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z3 के। Z3 क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ जनरेटर इन साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं 5n, तो n बराबर 3 पुट कर देना, तो 5 3 आ जाएगा 2। तो आपको ये समझ में आ गया कि A3 के पास दो जनरेटर होंगे, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट होंगे जो कि A3 को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे, बट उसने पूछा है मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर, यानी कि मिनिमम जनरेटर कितने हैं, तो आप एक एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, 3 ऑर्डर का, तो आप उससे भी A3 को जनरेट कर सकते हो, तो मतलब मिनिमल जनरेटर A3 के कितने हो गए, 1 हो गया, क्लियर। तो अब आप जानते हो कि ये 1 आंसर आया है, तो ये 1 कौन से वाले स्टेटमेंट में दे रहा है, यहाँ पे देखना 1 दे रहा है आपको थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में दे रहा है,
और ये अपन सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, इस वाले स्टेटमेंट के लिए। तो आप ये कह सकते हो थर्ड की मैचिंग किससे हो गई, फर्स्ट वाले से। तो थर्ड की मैचिंग हो गई फर्स्ट वाले से, तो इसका मतलब सी और डी अभी पॉसिबल है। बी और डी तो गलत हो गया क्योंकि इसमें थर्ड का सेकंड दे रहा है और थर्ड का थर्ड दे रहा है। ठीक है, मतलब थर्ड ऑप्शन ये वाला फर्स्ट के लिए सॉल्व करा है अपन ने। आ गया समझ में? तो इसीलिए थर्ड का फर्स्ट हो गया। अब अपन देखेंगे कि सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए बात करते हैं अपन, S4। ठीक है, तो आप सोचोगे ये तो नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये मतलब इसमें जनरेटर कैसे आ जाएंगे। डायहेड्रल में भी तो आप करते हो, ऐसे समझ लो जैसे लीनियर अलजेब्रा में अपन पढ़ते हैं, स्पैनिंग सेट पढ़ते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करा के आप पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देते हो। सेम वही है इसमें, एक ऐसे ही डायहेड्रल में दो एलिमेंट मिलते हैं आपको, उनको आप अलग अलग पावर में आपस में ऑपरेट करा के पूरे डायहेड्रल ग्रुप को जनरेट कर देते हो। सिमिलरली एसएन ग्रुप में भी एक ऐसी ही थ्योरम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना क्लियरली। क्या, एसएन इज जनरेटेड बाय, ठीक है, दो तरीके से आप एसएन को जनरेट कर सकते हो। या तो आपको एक ट्रांसपोजिशन मिल जाए और एक एन लेंथ की साइकिल मिल जाए, तो उनको आपस में ऑपरेट करा के आप पूरे एसएन को जनरेट कर दोगे। आ गया समझ में? जैसे मैंने बोला S4, तो मुझे एक ट्रांसपोजिशन मिल जाए और एक 4 लेंथ की साइकिल मिल जाए, तो मैं पूरे S4 को जनरेट कर दूंगा। ठीक है, एक मेथड तो होता है ये। और फॉर n ग्रेटर देन 2, मतलब S3 S4 इस तरह के एलिमेंट जनरेट मतलब ग्रुप जनरेट करने हैं, तो उनके लिए ये वाली थ्योरम वैलिड हो जाती है। क्या, आपको n-1 ट्रांसपोजिशन मिल जाए। कहने का मतलब क्या है, देखो ये तो जनरल है, इससे आप किसी को भी जनरेट कर सकते हो और ये रिजल्ट होल्ड करता है n ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, तो अब आप देखना, आपको S4 जनरेट करना, तो एक मेथड आपके पास क्या हो जाएगा, n-1 ट्रांसपोजिशन, यानी कि 4 में से एक गया तो कितने बचे, 3 ट्रांसपोजिशन। मतलब अगर आपको 3 ट्रांसपोजिशन मिल जाए तो आप उससे भी S4 को जनरेट कर सकते हो। आगे समझ में? अभी अपन इस वाले के ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जनरेट होता कैसे है। जैसे मैं मान लो S3 लेता हूँ, देखना, जैसे मैंने S3 लिया तो क्या करा मैंने, एक ट्रांसपोजिशन ले ली और एक n लेंथ की साइकिल, यानी कि देखो यहाँ n क्या है, 3 है, तो ये 3 लेंथ की साइकिल ले ली। अब जनरेट कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करा सकते हो और एक ही एलिमेंट को 2-3 बार मल्टीप्लाई करा दो तो भी आप जनरेट कर सकते हो। जैसे 1-2 को दो बार ऑपरेट कराऊँ तो देखो मेरे को आइडेंटिटी मिल जाएगा। 1-2 और 1-2-3 को ऑपरेट कराऊंगा तो मुझे 2-3 वाला एलिमेंट मिल जाएगा। और 1-2-3 को ही अकेला मैं दो बार ऑपरेट करा दूं तो मुझे 1-3-2 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1-2 को एक बार ले रहा हूँ और 1-2-3 को दो बार ले रहा हूँ, तो इनको आप ऑपरेट करा दोगे तो आपको 1-3 मिल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग पावर लेके भी आप ऐसे ऑपरेट करा के निकाल सकते हो। तो इस तरीके से S3 आप पूरा जनरेट कर दोगे। सिमिलरली आप S4 के लिए भी चेक कर लेना। ठीक है, तो S4 के लिए आप 1-2 ले लेना और 1-2-3-4 ले लेना, तो S4 को आप जनरेट कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि उसने मिनिमल पूछा था, तो देखो इसमें कितने जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, n-1। S4 लोगे तो कितने आ जाएंगे, 3, 4 में से एक गया तो 3, और इसमें आपको दो ही चाहिए, एक ट्रांसपोजिशन और एक n लेंथ की साइकिल, तो इसमें आपको 2 मिल गए, इससे आपको 3 मिल रहे हैं। मिनिमल यानी कि मिनिमम पूछ रहा है तो सीधी बात है ये वाले लॉ से आप कर सकते हो। तो आपको दो जनरेटर मिल जाएंगे, दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि जनरेटर की तरह एक्ट करेंगे S4 के। आ गया समझ में? तो इसीलिए दो मिनिमल जनरेटर हो जाएंगे। अब 2 वाला ऑप्शन किस स्टेटमेंट में दे रहा है, 2 वाला स्टेटमेंट दे रहा है फर्स्ट वाले में, और अपन सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, सेकंड वाले के लिए। तो फर्स्ट के लिए सेकंड मैच कर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए सेकंड मैच कर गया, थर्ड वाले के लिए 1 मैच कर गया, तो ऑटोमेटिकली अपन को इसके लिए थर्ड वाले के लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अरेंज द फॉलोइंग सब ग्रुप्स ऑफ Z100 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। कहने का मतलब कार्डिनलिटी। ठीक है, H1 है 15 से जनरेटेड, H2 है 6 से जनरेटेड, H3 है 24 से जनरेटेड, H4 है 30 से जनरेटेड, और कौन सा ग्रुप दे रहा है, Z100 दे रहा है। तो आप इन सभी सब ग्रुप्स का ऑर्डर निकाल लो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगा दो। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे, ये मेन होता है, ये अपन सीख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना, Zn ग्रुप के ऊपर आधारित है ये। कैसे निकालेंगे, देखो Z100 आपको दे रहा है, ये H1 H2 H3 आपको दे रहा है। अब आप जानती हो कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होता है। मतलब इस जनरेटर का मैं ऑर्डर निकाल लूँ तो H1 का पता लग जाएगा, इसका ऑर्डर निकाल लूँ, इस जनरेटर का ऑर्डर निकाल लूँ तो इसका भी पता लग जाएगा। आगे समझ में? तो अब इसका ऑर्डर पता कैसे लगाया जाए, मतलब 15 एलिमेंट का मेरे को ऑर्डर पता लग गया तो पक्का है H1 का ऑर्डर मुझे पता लग जाएगा।
तो आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के टाइप का अगर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है वो क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी सी डी। किस किस का ले लेते हैं जी सी डी, ऑर्डर ऑफ ए और के का, जो ये पावर लगी उसका। अब ए यहाँ पे जनरेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि Z100 का जनरेटर क्या है, 1 होता है इसका जनरेटर, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर 1 जनरेटर है Z100 का तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 100 ही हुआ होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ये, इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूं, 1 को आप 15 टाइम ऐड करोगे, क्योंकि Zn के प्लस वाला ग्रुप है ना, तो 1 को 15 टाइम ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। तो मतलब साइक्लिक नोटेशन में आप कैसे लिख सकते हो, 1 की पावर 15 बराबर 15 हो गया। मतलब 15 ऑर्डर को रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हो, 1 की पावर 15। तो वही मैंने कर दिया, 1 की पावर 15 बराबर 15 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 15 में फाइंड कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई जी सी डी, ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 15, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 100, क्योंकि 1 क्या है, जनरेटर है। जीसीडी ले लेना किसका, 100 का और 15 का, तो इन दोनों का जीसीडी क्या आ जाएगा 5, तो ये कैंसिल आउट करके कितना आ गया 20। तो मतलब H1 का आपको पता लग गया कि ऑर्डर क्या हुआ 20, क्योंकि 1 की पावर 15 बराबर 15 है, तो इसका ऑर्डर कितना आया 20, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 20 हो गया। क्लियर हो गया। ये सेम प्रोसेस लगानी है H2 वगैरह के लिए, H3 के लिए, आपको सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखो H2 है जनरेटेड बाय 6, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर 6। आगे समझ में क्यों लिखते हैं वो अपन ने, ये मैंने साइक्लिक नोटेशन अभी आपको क्लियर कर दी थी, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो। तो ये वाला इधर आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 6 निकालते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 जीसीडी ले लेना है 6 ऑर्डर ऑफ 1 के, और ऑर्डर ऑफ ए का ले लेते हैं अपन जीसीडी, ठीक है। तो 100 जीसीडी 6, 100, तो 100 और 6 और 100 का जीसीडी आ गया 2, तो कैंसल आउट करोगे तो 50 आ जाएगा। तो H2 का ऑर्डर क्या हो गया 50 हो गया। सिमिलरली H3 है 24, तो 1 की पावर 24 लिख सकते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई जीसीडी 100 और 24 का, तो वो क्या आ जाएगा, ये जीसीडी 4 आ गया, 100 का डिवाइड 4 से करोगे 25, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया 25 आ गया। अच्छा, अब अपन देख लेते हैं H4 का। तो ये 30 से जनरेटेड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 30, तो ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 30 क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई जी सी डी 30, 100, वही सेम फॉर्मूला लग रहा है सभी में। तो 100 और इनका आप जी सी डी निकालोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे इसको तो क्या आ गया 10, तो इस ग्रुप का ऑर्डर आ गया 10। अब अपन से पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो देखो ये हो गया 10, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि 10 सबसे छोटा, फिर 20, 25 और 50। तो H2 लेस देन H3 लेस देन H1 लेस देन H4। तो इसीलिए अपना ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, H2 H3 H1 H4, यही आया अपना, ठीक है, H2 H3 H1 H4।